हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जुलाई 2021 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उन्हें हम देखेंगे। तो एडिटोरियल पेज के साथ आइडिया पेज को भी अब हम कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम आर्टिकल ले रहे हैं वो है डेमोक्रेसी टॉक, यानी कि लोकतंत्र की बात। अभी हाल ही में जो यूएस के विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उनके आने से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पर भारत और अमेरिका साथ आ सकते हैं, इस पर ही यह आर्टिकल लिखा गया है। और इसमें जो अफगानिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं, यानी कि जो भविष्य है दोनों देशों का, क्योंकि अमेरिका वहाँ से वापस जा रहा है, यानी कि अगस्त लास्ट या फिर सितंबर 2021 तक वहाँ से पूरी तरीके से अपनी सेना को वापस बुला लेगा। इस पर भी कुछ चर्चाएं इस पे की गई है। और एंटोनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर क्या कहा है, इस वीडियो में इस आर्टिकल में देखेंगे। चलिए आर्टिकल को अब शुरू करते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे भाग के दौरान स्वतंत्र भारत और अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के बीच जो साझा मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाया है, यानी बातचीत के थ्रू आगे वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके पास दिखाने के लिए और भी कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली और वाशिंगटन अधिकांश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भिन्न थे। अभी तक जो समय था उस पर इनके मतभेद रहते थे कई मुद्दों पर। अमेरिकन विदेश मंत्री जो हैं वो मंत्री एंटनी ब्लिंकन की जो यात्रा है उसमें मानवाधिकारों के सवाल पर संभावित विभाजन को टालते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी के दायरे और तीव्रता का विस्तार करने के लिए दिल्ली और वाशिंगटन की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। यानी यहाँ पर एंटोनी द्वारा बताया ये जा रहा है, ब्लिंकन द्वारा, कि जो अफगानिस्तान में जो हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तालिबान एक तरीके से दूसरी एक कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है और वो अफगानिस्तान जैसे देश को काबू में करना चाहता है, उस पर अधिकार करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जिस पर भारत और अमेरिका को साथ आना चाहिए और जहां तक इस पर साथ हैं भी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जो बाइडेन प्रशासन ने लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष को समकालीन विश्व मामलों में एक प्रमुख रूप से इसे परिभाषित किया है, यानी कि जो इस समय अफगानिस्तान में चल रहा है उसको लेकर वो गंभीर है। जनवरी के अंत में कार्यभार संभालने के बाद से अपने प्रमुख बयानों में जो बाइडेन हैं उन्होंने भारत के साथ साझा लोकतंत्र मूल्यों को लगातार रेखांकित किया है, यानी कि हाईलाइट किया है। यात्रा से पहले वाशिंगटन में अधिकारियों ने कहा कि ब्लिंकन भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में लोकतंत्र और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे। दिल्ली में विदेश कार्यालय में यह कहकर, यानी कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने भी तुरंत कहकर इसका रिप्लाई किया कि भारत की लोकतंत्र परंपराओं को भारत पर गर्व है और वह किसी भी बातचीत से पीछे नहीं हटेगा। लोकतंत्र के मुद्दों को उठाने के लिए अमेरिका की उत्सुकता और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में बढ़ती अमेरिकी चिंताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ भारतीय प्रक्रिया हो रही है। अमेरिकी आशंकाओं को बहुसंख्यवादी राजनीति के उदय और संस्थानों को कमजोर करने पर भारत के भीतर चिंताओं के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। बेशक भारत के लोकतांत्रिक घाटे के बारे में इसमें चिंता नई नहीं है। जनवरी 2015 में अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से इस पर अपनी अभिव्यक्ति दर्ज की थी और जिसका भारत ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उदार लोकतंत्र के रूप में इसको अपनाया था और ये बोला था कि जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र मजबूत है वैसा और किसी देश में भी नहीं है, क्योंकि भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी धर्म किसी भी जाति के व्यक्ति को संपूर्ण ढंग से बोलने का और अपनी बात को रखने का अधिकार है। सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं, पश्चिमी दावों के बीच कि भारतीय लोकतंत्र को जो जिस तरीके से पश्चिम का मीडिया जो है वो आपने देखा होगा कि हमेशा इंडियन को या फिर इंडिया मीडिया को क्रिटिसाइज करता है और कहीं ना कहीं वाशिंगटन भी उसमें
प्रमुख भूमिका निभाता है। ब्लिंकन ने अमेरिकी लोकतंत्र की समस्याओं को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका और भारतीय दोनों लोकतंत्र की जो लोकतंत्र का पथ है वो उन दोनों का एक है और दोनों ही इस पर अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। नागरिक समाज के नेताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ब्लिंकन ने भारत के लोकतंत्र की दुनिया में कहीं भी स्वतंत्र राजनीतिक इच्छा की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति के रूप में प्रशंसा की है। उन्होंने वैश्विक लोकतांत्रिक मंदी का संयुक्त रूप से मुकाबला करने, अपने स्वयं के लोकतंत्रों को नवीनीकृत करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए दिल्ली और वाशिंगटन के महत्व पर जोर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉमन्स। अभी आपने देखा होगा कि असम और मिजोरम के बीच एक तरीके से सीमा विवाद फिर से काफी बढ़ गया है और इसमें 6 पुलिसकर्मियों की जान भी गई है। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल कि इसमें अब असम का क्या रोल रहेगा और मिजोरम का क्या रोल रहेगा, इसके साथ ही इसमें केंद्र सरकार का भी क्या रोल रहेगा। देखिए आर्टिकल में बताया गया है कि असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनके राजनीतिक कैरियर का अब तक का सबसे कठिन आप कह सकते हैं कि परीक्षा है, आप जो दिन है वो कह सकते हैं। उनके सामने 26 जुलाई को असम मिजोरम की सीमा पर असम मिजोरम का जो संघर्ष हुआ है उससे उभरे जो मतभेद हैं या फिर कह सकते हैं कि जो स्थिति पैदा हुई है वो राजनीतिक रूप से नियंत्रित करने की चुनौती है। और मिजोरम पुलिस जिसमें 6 असम पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और दोनों पक्षों के घायल होने के भी इसमें प्रमाण हैं, जो एक चिंता का विषय है। सफल चुनावी अभियानों और जीतने योग्य राजनीतिक गठबंधन बनाने के विपरीत शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, देखिए यहां पर लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक के रूप में अपने पहले के कार्यकाल में जो कार्य सहजता के साथ किए। सीमा विवादों का प्रबंधन उनके लिए पूरी तरह से नया है और एक अलग तरह का हो सकता है, जो कि आप कह सकते हैं जोखिम भरा भी है। शर्मा ने उच्च राजनीतिक दबाव को महसूस किया और मृतक लोगों को शहीद घोषित करके असमिया उपराष्ट्रवादियों को शांत करने में तेजी से काम किया। उन्होंने असम की संवैधानिक सीमा की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान करने वालों को शहीद कहा और घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की। उनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राहत की पेशकश की और 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की इसमें घोषणा उन्होंने की है। यह तर्क देते हुए कि वर्तमान संघर्ष भूमि पर नहीं बल्कि वन रिजर्व क्षेत्र पर हुआ है, संघर्ष उपजा है। शर्मा ने संघर्ष को फिर से हल करने के लिए सुरक्षा और न्यायिक संसाधनों का एक संयुक्त राष्ट्र निर्धारित करने की इसमें वकालत की है। इसमें असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों के 165 किलोमीटर लंबे बॉर्डर जो असम और कह सकते हैं कि मिजोरम साझा करते हैं, उसमें 3 कमांडो बटालियन को शामिल कर दिया गया है उनकी देखरेख के लिए, ताकि जो वहाँ का अब कह सकते हैं कि शांति का माहौल या संरक्षण जारी रहे और उसे बनाया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके। हालांकि यह सब असम में उनके चुनावी क्षेत्र के लिए अच्छी प्रकाशीय प्रदान करता है। आक्रामक सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि आने वाले दिनों में शर्मा अधिक कठोर रुख अपना सकते हैं। जिस तरीके से वो मतलब कि बयान दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि दंडित करने और जवाबी कार्रवाई करने की भी मांग और अधिक कठोर हो सकती है, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को जो लास्ट ईयर कह सकते हैं आप 12 दिन तक बंद था अक्टूबर 2020 में, उसको भी जो सिलचर असम को कोलासिब मिजोरम से जोड़ता है, वो भी अक्टूबर 2020 में घटनाओं की पुनरावृत्ति पर 12 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। अपने NEDA साथी और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा के साथ आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से शांति का माहौल बनाना चाहते हैं। यह आसान नहीं होने जा रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी एज जोरमथांगा। और इसमें अब मतभेद तो खुलकर सामने आए ही हैं, जिसमें अब 6 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई है, तो जाहिर सी बात है ये मामला
बातचीत से ही सुलझ सकता है, क्योंकि राज्यों में लड़ाई होना ये स्वाभाविक तो है नहीं, और इसमें केंद्र सरकार भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। गिवन डेट दिस व्यू, यानी कि यह देखते हुए कि इस दृष्टिकोण प्रतिवादी की दोनों राज्यों में लोकप्रिय स्वीकृति है, हम कभी भी इस सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते कि किसने पहले अतिक्रमण किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। फिर भी यह दावा सीमाओं की जटिल प्रकृति को विवादास्पद निर्णय के रूप में पुष्ट करता है, जो निश्चित से जो सीमाएं हैं उनको अब शांति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यह राज्य के निर्माण में भी आप कह सकते हैं कि विस्तार की क्षेत्रीय परियोजनाओं को एक हिस्से के रूप में ऐतिहासिक रूप से राज्य की सीमाओं को फिक्स करने के लिए राजनीतिक रूप से मध्यस्थता के प्रयास हमेशा हिंसक संघर्षों में ही शामिल हुए हैं। यानी कि जब भी राज्यों का बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हिंसा हो ही जाती है। निश्चित रूप से आरक्षित वन क्षेत्र में भूमि स्वामित्व का ऐतिहासिक विवाद, जो अब असम के करीमगंज जिले में सिंगला वन के अंतर्गत आता है और जो लंबे समय से मिजो द्वारा खेती के स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, सीधे तौर पर उपजा है। कॉमन्स को घेरने, राज्यों की सीमाओं को ठीक करने के लिए औपनिवेशिक प्रथा 19वीं शताब्दी के मध्य में जैसे जैसे ब्रिटिश राज ने चाय बागवानों का विस्तार किया, इसने वन आमों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। यह देखते हुए कि जंगल को अपनी पहचान और आजीविका के प्रति या स्रोत के रूप में देखा जाता है, लुशाई, जो कि अब मिजो हैं, जैसे आदिवासी समूहों ने उत्साहपूर्वक अपने औपनिवेशिक अतिक्रमणकारियों से बचने की मांग की है। इस दिशा में लुशाइयों ने 1860 के दशक से कछार और मणिपुर में ब्रिटिश विषयों पर लगातार छापे मारे। इसका जो हुआ परिणाम 1871 की शुरुआत में कछार में प्रसिद्ध सिकंदरपुर चाय बागान पर हमले और विनाश के साथ हुई, जिसमें एक ब्रिटिश बागान मालिक विंचेस्टर की मौत हो गई और उसकी बेटी मैरी विंचेस्टर को पकड़ लिया गया। प्रसिद्ध लुसाई अभियान 1871 से 72, जिसमें 2 सैन्य स्तंभ शामिल थे, को अंग्रेजों ने मैरी को बचाने के लिए प्रयास के रूप में शामिल किया था। आगे आर्टिकल में बताया जाता है कि तथ्य यह है कि यह हिंसा इस परीक्षण की गई सीमा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता के बावजूद हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि अतिरिक्त सुरक्षा बटालियन को तैनात करने के लिए सामान्य आदेश से क्षणिक शांति मिल सकती है। यानी कि जो उन्होंने कमांडो की 3 बटालियन कमांडो लगाई हैं उससे थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है, लेकिन यह दीर्घकालीन या समाधान प्रदान नहीं करेगी। अगर देखा जाए तो अतिक्रमणकारियों के रूप में एक तरीके से अब शांति का माहौल यहाँ पर कायम होना चाहिए और स्पष्ट रूप से सीमाओं को फिक्स करने और फॉरेस्ट कॉमन्स के घेरे की राजनीतिक रूप से मध्यस्थता को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोनों राज्यों के लोगों के आसपास केंद्रित होने की जरूरत है। उनकी पुरानी प्रथाओं और वन जो क्षेत्र हैं उनमें किसी तरीके का आगे विवाद ना हो, इसको लेकर भी सामान्य सहमति बनना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ओपोजिशन एंड पोजीशन। देखिए इसमें फिर से वही मानसून सत्र जो चल रहा है उसको शांति ढंग से चलाने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो बार बार विपक्ष से अनुरोध कर रहा है, लेकिन विपक्ष हंगामे पर उतारू है और वो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा है। कई ऐसे विधेयक थे जो इस मानसून सत्र में पास होने थे जो लटक गए हैं। आप कह सकते हैं कि और आपको पता होना चाहिए कि 3 सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र। बजट सत्र जो आपका फरवरी से मई तक चलता है या फिर अप्रैल तक चलता है। उसके बाद मानसून सत्र जो जुलाई और अगस्त में चलता है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र है जो नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो ये 3 सत्र होते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में वही बताया गया है कि चलने नहीं दे रहे हैं संसद को विपक्ष, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल राजेश कोचर द्वारा लिखा गया है कि इग्नू में अब जो ज्योतिष की क्लासेस चलने वाली हैं उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है कि क्या ये सही है, क्योंकि हम एक तरफ तो नासा की बातों को मानते हैं, खगोलीय विज्ञान से दूर जाते हैं, लेकिन जब अब इस टाइप का कोर्स चलाया जा रहा है तो क्या ये बात सही है, इस पर ही विचार रखे गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने हाल ही में ज्योतिष में 2 वर्षीय एमए की शुरुआत की है। हम सभी हाई स्कूल के छात्रों को कहते हैं कि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह है जबकि सूर्य एक तारा तो जो लाखों किलोमीटर दूर है।
अब एमए स्तर पर हम उन्हें सिखाएंगे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा के बराबर होता है। भारत में लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि 20 ज्योतिष में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत से संबंधित कई विभाग हैं जहां ज्योतिष पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन फिर यह एक अलग समय पर और अलग माहौल में सामने आया है। स्वतंत्रता के बाद के युग में इग्नू ज्योतिष का संरक्षण करने वाला पहला प्रसिद्ध मुख्य धारा वाला विश्वविद्यालय बना है। ज्योतिष पर 2 स्तरों पर चर्चा होने की आवश्यकता है, आधुनिक खगोल विज्ञान के संदर्भ में और अपने स्वयं के ढांचे के भीतर। ज्योतिष उस समय की रचना है जब ब्रह्मांड की मानव की धारणा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि देखना ही विश्वास करना है। एक आप कह सकते हैं आर्टिकल या पद में बताया गया कि पृथ्वी और मनुष्यों पर केंद्रित माना जाता है। इसे आकाश की गहराई की कोई अवधारणा नहीं थी, इसे टेपेस्ट्री के रूप में देखा गया था और इस पर स्टार पैटर्न को शारीरिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया था। सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह माना जाता था कि आकाश में होने वाली गति दिव्य संकेतों को ले जाती है। यदि हम आज के ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं तो वह 2000 साल पहले जाना जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष अस्तित्व में नहीं आया होता, ज्योतिष की लोकप्रियता इसे वैध नहीं ठहराती है। ऑफलेट यानी कि हाल ही में भारत एक विभाजित व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुआ है। एक तरफ हमें अपनी आईआईटी और विश्व स्तरीय अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम पर गर्व है। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय विश्व सूची में प्रमुखता से शामिल हों और हम चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतें। साथ ही हम प्राचीन भारत के साथ एक अस्वस्थ जुनूनी विकसित करना चाहते हैं। 1862 में अपने समय के सबसे उत्कृष्ट खगोल विज्ञान के विद्वान बापू देव शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान को आधुनिक विकास के आलोक में उत्पन्न किया जाना चाहिए। हमें अपनी प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों पर उचित ही गर्व हो सकता है, हालांकि हमें हमारे विज्ञान बनाम उनके विज्ञान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि विश्व विज्ञान के विकास में मध्यस्थ चरणों के रूप में देखा जाना चाहिए। कई प्रसिद्ध गणितज्ञ समीकरणों को सबसे पहले भारतीय खगोलविदों द्वारा के संदर्भ में तैयार और हल किया गया था। ग्रहों की कक्षाओं की गणना शब्दों का सही अर्थों में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आगे आर्टिकल में बताया गया है ज्योतिष की चर्चा करते समय पर्याप्तता का एक अर्ध व्यक्त भी इसमें उजागर होता है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर घोषित करता है कि ज्योतिर्विज्ञान, हिंदू गणित, वास्तुशास्त्र, मौसम विज्ञान, अध्ययन, कृषि, संस्कृति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक नया आयाम जोड़ देगा। यह प्रभावशाली दिमागों को यह विश्वास दिलाने का एक बेईमान प्रयास है कि 1500 साल पहले का विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों के लिए प्रासंगिकता रखता है। इग्नू का इसमें आप कह सकते हैं कि इग्नू वादा करता है कि इसका ज्योतिष पाठ्यक्रम रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह शायद सच है, लेकिन क्या यह वांछनीय है? मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व वाले जो भी विद्यालय हैं, अपने छात्रों को आज और कल की दुनिया में उत्पादक एवं प्रबुद्ध भूमिकाओं के लिए तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा आइडिया पेज। आइडिया पेज में देखिए एक तो आर्टिकल है कि हाउ टू एग्जिट फार्मिंग रिस्क ट्रैप, यानी कि जो ये 3 कृषि कानून आए हुए हैं उसमें किस तरीके से कृषि सुधार होगा और उसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है, इस पर आर्टिकल लिखा गया है। और ये आर्टिकल लिखा है निमई एम मेहता ने। तो मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप खुद देखें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है कि मेकिंग एनईपी वर्क, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो पिछले यानी कि 29 जुलाई 2020 को लागू मतलब कि इसकी घोषणा की गई थी। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है और इसमें अब सरकार को जुट जाना चाहिए।
आर्टिकल में वही बताया गया है कि किस तरीके से जो कमियां हैं उसको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। पिछले साल 29 जुलाई को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की थी। शिक्षा के भविष्य के बारे से फिर से कल्पना करने के लिए एक ये पथ प्रदर्शक के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। इसने 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ रेखांकित करने के लिए नई प्रणाली अपनाने पर जोर दिया था। एनईपी की घोषणा के बाद से 1 वर्ष लगभग हो गया है और इसके क्रियान्वयन की नींव रखने पर अब ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम क्रियान्वयन की दिशा में काम करें, हमें यह समझने की सख्त जरूरत है कि नीतियां क्यों विफल होती हैं। उनकी सफल सुनिश्चितता के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या करें जिससे कि जो नीतियां विफल होती हैं उसको सफलता तक पहुंचाया जा सके। उसमें चाहे वो सरकारी तंत्र की विफलता हो या उसे लागू करने में जो कमी हो, इन सब पर हमें पूरी तरीके से फोकस करना होगा। और इन्हीं सब बातों को इसमें बताया गया है और यह भी बताया गया कि यह महत्वपूर्ण है कि हम एनईपी को लागू करने के लिए उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करें। जटिलता को पहचानने के बाद एक ऐसे मॉडल की दिशा में काम करना आवश्यक है जो विफलता के जोखिम को कम करने और सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करे। तथ्य यह है कि मंत्री की प्रधानता और एक प्रमुख नियामक निकायों के पूरे नेतृत्व ने पिछले 1 वर्ष को क्रियान्वयन प्रक्रिया के विभिन्न आयामों को संबोधित करते हुए बिताया है। यह एक स्वागत योग्य विकास है। हालांकि इसमें जनता भी यही विकास कर सकती है और इसमें सी राजकुमार भी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि एनईपी का क्रियान्वयन निम्नलिखित 5 पहलुओं पर होना चाहिए। एक, भारतीय शिक्षा क्षेत्र की जटिलता की प्रकृति को देखते हुए एक नया संगठनात्मक ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य एनईपी को लागू करने की दिशा में कठोर से कठोर कदम उठाना और उसको लागू करना है। दूसरा, हमारी जो राजनीति में नीति को लागू करने की सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही हो सके। आपने देखा होगा कि जो नौकरशाही होते हैं, नौकरशाही जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं इसको लागू कराने में बहुत लचीलापन दिखाता है। उनकी भी इसमें भरपूर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई गलती होती है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से यूजीसी और राज्य केंद्रित स्तर के नियामक निकायों की मौजूदगी है उसे अब ऑनलाइन किया जाना चाहिए। उसकी कार्यवाही पर और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उसको और मजबूत किया जाना चाहिए, उसे और स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि अपने फैसलों को स्वतंत्र रूप से ले और उसे लागू कर सके। चौथा पॉइंट बताया गया है कि एनईपी को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करना। एनईपी ने शिक्षा के लिए सार्वजनिक धन में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आवश्यक और वित्तीय संसाधन मशीनों के रूप में जटिल और जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी घुमाव प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए। 10 जगह से परमिशन लेनी होती है, उसको थोड़ा सरल बनाया जाए। तो ये सब इसमें चौथे पॉइंट में बताया गया है। 5th पॉइंट है कि अधिकांश नीतियां समय पर वित्तीय संसाधनों की वजह से नहीं हो पाती हैं। प्रतिष्ठित संसाधनों और अन्य संस्थानों को सशक्त बनाना चाहिए, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। लैंडमार्क और ट्रांस के प्रारंभिक विचारों को हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने जिस उच्च शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है वह भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों को नई चुनौती पेश कर सकता है। जहां तक शैक्षिक परिवर्तन का सवाल है तो भारत के इतिहास में इस बार का यह आप कह सकते हैं आने वाले समय में जब यह नीति सुचारू रूप से इन 5 पॉइंट पर लागू हो जाएगी तो जश्न मनाने वाला माहौल बन जाएगा और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के प्रयास करने में सक्षम हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, संसाधन हैं, शक्ति है, इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिसको हम सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं। तो ये आज का 29 जुलाई 2021 का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज के आर्टिकल थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।